हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इस सीरीज़ से हम स्टार्ट करने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बजट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 12th के 11th के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका सिलेबस का पार्ट है। विद दैट काफ़ी सारे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है ना। इसके दो पार्ट्स होते हैं, बेसिकली जो हमारा कंसेप्ट बेसिस पे जो है बजट दैट, एंड सेकंड वन जो हमारा एनुअल बेसिस पे बजट्स आते हैं, यूनियन बजट्स। तो उनमें जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा जो होता है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे तो हम कंसेप्चुअल बेस कवर करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। सो विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। इन विच आर्टिकल, व्हाट इज दिस, ओके, in which article constitution of India refers to budget as annual financial investment statement। so हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। एज वी आर अवेयर, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे आर्टिकल्स में डिवाइडेड है, और कौन सा आर्टिकल हमारे बजट से रिलेट करता है या फिर उस जो रेफर करता है इस पर्टिकुलर वर्ड को, दैट इज़ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो हमारे जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहीं बजट वर्ड मेंशन नहीं है, बट वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड से मेंशन है। ठीक है, तो ये किस पर्टिकुलर आर्टिकल में आता है? देखो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आते हैं। नेट की बात करें तो बहुत बार आ जाते हैं। आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर 12th की या किसी भी एग्जाम की बात करें तो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ दैट, एंड द करेक्ट आंसर इज़ 112, मतलब आर्टिकल 112, 112, इसके अंडर हमने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की है। ओके, सो इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, उसमें कुछ समझने जैसा नहीं था, जस्ट टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज़ रेवेन्यू रिसीट्स आर द रिसिप्ट्स विच। देखो डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर पे जंप नहीं करते, पहले समझते रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। मैं यहाँ पे इसको आर से रेफर कर रही हूँ, रेवेन्यू रिसीट। देखो रेवेन्यू रिसीट का बहुत सिंपल मीनिंग है। इस कंसेप्ट को आप इस ऐसे याद रखने से पहले एक ट्रिक है इसकी, उससे याद रखना। देखो एग्जाम्पल ले लो, उससे याद रखो। मैं आपको यहाँ पे बोलती हूँ कि जैसे टैक्स जो है वो हमारा रेवेन्यू रिसीट का पार्ट होता है। ठीक है, अब मुझे बताइए आप यहाँ पे, क्या टैक्स जो है, मतलब हम जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है वो उसकी रेवेन्यू है, उसकी रिसीट है ऑब्वियसली। ठीक है, जो उसको मिला है, क्या वो किसी भी तरीके की फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट करती है गवर्नमेंट पे? ऑब्वियसली नहीं। जैसे कि लोन होता है ना, अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया है तो उसके ऊपर एक लाइबिलिटी है कि हमको वापस से इसको रीपे करना है, वापस से देना है, तो बर्डन है गवर्नमेंट के सर पे। क्या टैक्स जो गवर्नमेंट को मिलती है, टैक्स इनकम, उससे कोई बर्डन आता है गवर्नमेंट के सर पे? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो रेवेन्यू रिसीट होती है वो किसी भी तरीके की आपकी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको इंक्रीज़ नहीं करती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कि रेवेन्यू रिसीट कोई भी लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं करेगी या इंक्रीज़ नहीं करेंगी। दूसरी चीज़ जो होती है वो बात होती है असेट की। देखो असेट और लाइबिलिटी की ही बात होती है यहाँ पे जब भी हम रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आगे देखेंगे कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम लाइबिलिटीज़ एंड जो हमारा है असेट्स, इन दोनों को कंसीडर करके फिर बताते हैं कि भाई ये रेवेन्यू रिसीट है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या है। तो अगर लाइबिलिटी की बात करें तो रेवेन्यू रिसीट कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती है। अगर हम असेट की बात करें तो मुझे बताइए, गवर्नमेंट को जो टैक्स रेवेन्यू मिल रही है, क्या उससे गवर्नमेंट की असेट जो होती हैं, असेट मतलब समथिंग विच इज़ वैल्यूएबल, ठीक है, तो उसकी असेट में कोई रिडक्शन होता है क्या? मतलब मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने किसी और पर टैक्स लगाया, मुझे पैसा मिला, क्या मेरी असेट्स कम हुई? नो, ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे असेट्स जो होती है उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं होता। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर कि रेवेन्यू रिसीट ना तो कोई असेट को रिड्यूस करती है और ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है। टैक्स उसका एक एग्जाम्पल है, इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आती है ना। नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि आपको पता है, जब हम विदाउट हेलमेट बाहर जाते हैं और अगर आपका वो हो गया कि कॉप्स ने अगर आपको पकड़ लिया तो आपको वहाँ पे फ़ाइन देना पड़ता है ना, तो ये भी गवर्नमेंट के पास ही जाता है नॉर्मल केसेस में, तो गवर्नमेंट के पास ही जाता है, अदरवाइज़ तो पता नहीं बीच में कहाँ चला जाएगा, बट हाँ नॉर्मल केसेस में गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो जैसे फ़ाइन वगैरह से इनसे भी जो इनकम आती है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है, और ये भी क्या होती है, गवर्नमेंट के पास में जाती है, ना तो कोई असेट को रिड्यूस करती है और ना ही कोई लाइबिलिटी को क्रिएट करती है। तो ये होती है रेवेन्यू रिसीट। अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है, ईदर क्रिएट असेट, या तो असेट क्रिएट करेगी। क्या मैंने बोला रेवेन्यू रिसीट असेट क्रिएट करेगी या फिर उसको रिड्यूस करेगी? नहीं, ना तो असेट को क्रिएट करेगी और ना ही असेट को रिड्यूस करेगी। ठीक है, कुछ भी नहीं करेगी। और क्रिएट लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है क्या? टैक्स जो है नहीं कर रही, तो ये ऑप्शन तो गलत है, हटाओ इसको। अगला देखो, नीदर रिड्यूस असेट नॉर क्रिएट लाइबिलिटी, ये थोड़ा सही लग रहा है, देखो इसको, नीदर क्रिएट
नीदर रिड्यूस असेट, क्या टैक्स जो है या फिर फाइन वगैरह इनसे जो नॉन टैक्स रेवेन्यू आती है, क्या ये आपकी गवर्नमेंट की असेट को कम करती है? द आंसर इज़ नो, नहीं करती। तो यही तो लिखा है कि नाइदर रिड्यूस असेट, कोई असेट को रिड्यूस नहीं करती है। कौन नहीं करती है? रेवेन्यू रिसीट नहीं करती है। दूसरा, नॉर क्रिएट लाइबिलिटी, और कोई लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं करती है। सीधा सीधा हमारा बी जो है करेक्ट आंसर बन गया है। बट एक बार आगे देख लेते हैं। इधर क्रिएट असेट, या तो असेट क्रिएट करेगी। क्या रेवेन्यू रिसीट, आपको पैसे मिल रहे हैं, मतलब मैं गवर्नमेंट हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, मेरी असेट भी क्रिएट हो रही है? नो। देन और क्रिएट रिड्यूस नहीं, क्रिएट नहीं होगा, रिड्यूस लाइबिलिटी नहीं, कोई लाइबिलिटी भी रिड्यूस नहीं होती। ऑल ऑफ द अबव भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट देखेंगे हम, विच अमंग द फॉलोइंग टैक्स कुड बी शिफ्ट टू थर्ड पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट यहाँ से निकलने वाले। देखो इसको समझो। अगर मैं बोलूँ भाई मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगाया है, मतलब मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगा है, इम्पोज हुआ है, ठीक है, तो मैं अपनी इनकम का कुछ पर्टिकुलर पार्ट जो होगा वो गवर्नमेंट को देने के लिए लायबल हूँ। क्या ये इनकम टैक्स मैं किसी और के ऊपर डाल सकती हूँ कि भाई मैं पे नहीं करूँगा, तू मेरा फ्रेंड है, तू पे कर दे? ऑब्वियसली नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। मुझे अपने ही नाम से सारा का सारा पैसा जो होगा, मतलब टैक्स का जो अमाउंट होगा, वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। मैं किसी और के नाम से किसी गवर्नमेंट को नहीं वो पे नहीं करवा सकती है ना, मुझे खुद ही पे करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स ये क्या है, आपको पता है, डायरेक्ट टैक्स है। करेक्ट, डायरेक्टली जो हमारी इनकम पे लग रही है वो हमारी क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स होता है हमारी कंपनी से रिलेटेड, इनके प्रॉफिट्स जो होते हैं ना उनके ऊपर टैक्स लगता है कि भाई आप एक कंपनी हो, आपका इतना प्रॉफिट, इतनी इनकम हो रही है, इतनी रेवेन्यू टेन्योर प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है एज अ टैक्स देना पड़ेगा। तो ये दोनों टैक्सेस क्या होते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स मतलब कि जिसके ऊपर लगा है, जिसके ऊपर टैक्स लगाया है उसी को पे करना है, वो सारे होते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स, लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। बट अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारा यहाँ पे एक वो मेंशन है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब आया था? 2017 में आया था, ठीक है, जुलाई 2017। तो ये क्या है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स था। ये जो भी हमारे दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सभी को हटा के ये उनकी जगह पे आ गया था। काफ़ी सारे टैक्स जीएसटी के बाद में हट भी गए थे, है ना। तो जीएसटी क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स था। अब मुझे बताइए, मैं एक फर्म हूँ, मैं एक प्रोडक्ट बना रही हूँ और मेरे प्रोडक्ट के ऊपर ना कुछ टैक्सेस लग रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं। लेट्स सपोज सेल्स टैक्स का हम ऑप्शन वो ले सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है ना, सेल्स टैक्स, जो कि सेल्स के ऊपर टैक्स लगता है। अगर मैं एक फर्म हूँ, मैं सेलिंग कर रही हूँ किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक काम कर सकती हूँ कि जो प्राइजेस हैं, है ना, मेरे गुड्स की जो प्राइजेस है, मैं सोच सकती हूँ कि यार मैं टैक्स जो दे रही हूँ, मैं एक काम करती हूँ, इस टैक्स का अमाउंट जो है ना थोड़ा थोड़ा करके सब प्राइजेस में मिला देती हूँ और प्राइजेस इंक्रीज़ कर देती हूँ। इससे क्या होगा, इससे ये होगा ना, सिंपल सा, जो कंज्यूमर इनको खरीदेंगे, जो कंज्यूमर क्या करेंगे, इन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, वो कंज्यूमर्स क्या कर देंगे, ये पैसा मुझे पे कर देंगे। तो टैक्स अल्टीमेटली किसकी जेब से गया, मेरी जेब से नहीं, इस बंदे की जेब से, कंज्यूमर की जेब से, है ना। तो ये क्या था कि भाई उसने, ये जो फर्म थी जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा था, उसने अपना टैक्स किसी और बंदे पे शिफ्ट कर दिया। तो ये चीज़ होती है। ये कब होती है, ये डायरेक्ट टैक्सेस के केस में बिल्कुल भी नहीं होती है, ये होती है इनडायरेक्ट टैक्स के केसेस में, लाइक जीएसटी। हमें पता है ना, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इस केस में आप जो टैक्स का बर्डन है वो शिफ्ट कर सकते हो, किसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, थर्ड पार्टी के ऊपर, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो ये शिफ्ट नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स कुड बी शिफ्ट टू थर्ड पार्टी, यही पूछ रहा है ना, कुड बी शिफ्ट टू थर्ड पार्टी। तो कौन से शिफ्ट कर सकते हैं भाई, इनडायरेक्ट टैक्स कर सकते हैं, जीएसटी जिसका एक एग्जाम्पल है, तो जीएसटी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेवेन्यू डेफिसिट कैन बी फाइनेंस्ड विथ, फाइनेंस मतलब क्या करना, पैसा लेके आना किसी चीज़ में लगाने के लिए, वो होता है फाइनेंस करना। तो रेवेन्यू डेफिसिट, पहले तो मैम रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है वो बता दूँ। तो सिंपल सी चीज़ है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होती है, गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर जो होती है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है रेवेन्यू से रिलेटेड इनकम, मतलब रेवेन्यू रिसीट, और एक होता है हमारा कैपिटल से रिलेटेड, जिसमें आता है कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये थोड़ा सा कंसीडर कर लेना, आई एम नॉट एबल टू राइट विद माई फिंगर, ओके, जस्ट कंसीडर दिस, ओके।
एंड रेवेन्यू रिसीट। अब ये जो रेवेन्यू रिसीट है, सॉरी रेवेन्यू वाला जो है हमारा, इसको फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम वे कैपिटल ऑल्सो, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे ये क्या होता है, डिवीजन होता है। अब रेवेन्यू की बात करें तो एक बार कैपिटल को हटाते, कैपिटल हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जब रेवेन्यू रिसीट्स, एग्जाम्पल क्या बताया था अभी, सोचो, टैक्स, ठीक है, तो टैक्स क्या था, नॉन टैक्स भी होता है बट हम टैक्स एग्जाम्पल की बात करें, तो रेवेन्यू जो आ रही है हमारी गवर्नमेंट की, रेवेन्यू रिसीट जो हैं, और एक होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो ये वो एक्सपेंडिचर है, इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, लाइक आपको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको सैलरी मिलती है, कौन देता है, गवर्नमेंट देती है ना। तो गवर्नमेंट जो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, ये क्या होता है, ये होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट। अब इसका एग्जाम्पल समझो, देखो जैसे आपका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम यहाँ बात करें, हमने एग्जांपल क्या लिया, हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो सैलरी होती है दैट, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे एग्जांपल है। अब मुझे बताओ, अगर हमने सैलरी दी है, हम मतलब हम गवर्नमेंट हैं यहाँ पे, हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं, तो हम जो सैलरी दे रहे हैं, क्या हमारी असेट में कोई क्रिएशन हो रहा है, क्या हमारी कोई असेट बन रही है, ओब्वियसली नहीं, हम तो उनको सैलरी दे रहे हैं, हमारी असेट कहाँ से बनेगी, नहीं बन रही है ना। तो असेट कोई भी क्रिएट नहीं करती है, हमारी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, वो असेट क्रिएट नहीं करते हैं। दूसरी बात अगर हम करें लाइबिलिटी की, तो आप मुझे बताइए, अगर हमने सैलरी दे दी गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयज़ को, हम गवर्नमेंट है, हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, क्या हमारी लाइबिलिटी में कोई रिडक्शन हुआ, हमारी लाइबिलिटी कम हुई क्या, नहीं हुई ना। क्यों, क्योंकि मैम हर बार हमको देने पड़ेंगे ना, एम्प्लॉयज़ हैं, तो ऐसा तो नहीं एक मंथ की सैलरी दे दी और काम हो गया, नहीं, जब तक वो है तब तक हमको देनी ही देनी है, तो लाइबिलिटी तो कम हो ही नहीं रही। तो ये जो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनका क्या नेचर होता है, ना तो ये आपकी कोई असेट क्रिएट करेगी, ठीक है, और ना ही आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस करेगी। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको याद में रखना, जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं ना, रेवेन्यू रिसीट की बात करें या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, जब भी हम किसकी बात करते हैं, इस रेवेन्यू की, तो ये रेगुलर बेसिस पे होती है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे होती है। रेगुलर बेसिस पे मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, रेवेन्यू रिसीट का एग्जांपल दिया था, टैक्स और नॉन टैक्स में भी फाइन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हम एग्जांपल लेते हैं टैक्स। अब आप टैक्स को देखो, क्या रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलता है गवर्नमेंट को, ऐसा है क्या, 1 साल दे दिया और 5 साल दिया ही नहीं किसी ने, ओब्वियसली नहीं। टैक्स तो गवर्नमेंट के पास क्या होती है, रेगुलर बेसिस की इनकम होती है। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो क्या एग्जांपल दिया, सैलरी, मुझे बताओ क्या सैलरी गवर्नमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज़ को कभी कभी देती है, चलो यार आज दिवाली है, ये आज दे देते हैं, फिर 5-6 साल बाद देंगे, ओब्वियसली नहीं, बार बार देनी पड़ेगी, है ना। तो ये रेगुलर नेचर की होती है आपकी रेवेन्यू, ठीक है। इधर हम रेवेन्यू रिसीट की बात करें, टैक्स रेगुलर नेचर का है, और इसकी बात करें तब ये रेगुलर नेचर की है। क्लियर है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है कि भाई रेगुलर जो हमें खर्चे करने हैं, रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या, लॉस हो गया, घाटा हो गया। घाटा कब होता है, जब हमारी जो इनकम होती है मैम, वो तो ज़्यादा हो जाती, वो क्या हो जाती है, वो तो हो जाती है कम, मतलब हमारे एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में हमारी इनकम थी लेट्स सपोज 100, और मैम क्या हुआ, हमें एक ड्रेस पसंद आ गया, वो था 500 का, और ये देखो हमें लॉस हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट के साथ भी हो सकती है, पॉसिबल है ऑब्वियसली। क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू आती है टैक्स नॉन टैक्स वे से, और गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं सैलरी देने में, या फिर गवर्नमेंट ने जो लोन लिए उनके इंटरेस्ट पे करने में, तो ये जो एक्सपेंसेस हैं वो उसके ज़्यादा हो जाते हैं उसकी रेवेन्यू से। कौन सी रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट से, है ना। कौन सा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। तो इस केस में क्या होता है, रेवेन्यू का डेफिसिट हो जाता है। अब भाई आप मुझे बताओ, यहाँ पे आपका रेवेन्यू कम है, आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, क्या करोगे आप, गवर्नमेंट हो, बताओ। आपको ये खर्चे तो करने पड़ेंगे ना। क्या आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोल सकते हो नहीं हम आपको सैलरी नहीं देंगे। आपने जहाँ से बोरोइंग की है, जहाँ से पैसा गवर्नमेंट लेके आई है, क्या उनको ये बोल सकती है कि भाई अभी पैसा नहीं, इंटरेस्ट हम आपको नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये किया तो गवर्नमेंट की इमेज क्या रह जाएगी। हाँ, गवर्नमेंट अपने रेगुलर खर्चे ही पूरे नहीं कर पा रही है तो क्या सेंस रह जाएगा उसका, बिल्कुल भी कोई भी सेंस नहीं रह जाएगा ना। ऐसी गवर्नमेंट को कौन रखेगा, सब हटा देंगे। तो देखो क्या होगा इस केस में, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पैसे लेके आने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरोइंग, भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये तो गवर्नमेंट सबसे पहले करेगी, ठीक है। बोरोइंग मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, किसी से पैसा उधार पे लेके आ जाना। नॉर्मल इंसान भी करता है, गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट कहाँ से करती है, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा ऑप्शन है। आरबीआई से ले सकती है, अपने कंट्री के लोगों से ले सकती है ना, फंड वो करके रेज करके। विद दैट फॉरेन गवर्नमेंट से ले सकती है, जो आपकी IMF, वर्ल्ड बैंक्स होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से भी ले सकती है। तो ये तो ठीक है। दूसरा जो है आपका डिसइन्वेस्टमेंट, ये मे भी आपके लिए थोड़ा वैसे नया वर्ड तो नहीं होगा,
क्या होता है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसका मतलब है कि भाई इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ चीज़ में पैसा लगा के उसको लेना, अक्वायर करना, और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि किसी चीज़ को दे देना और फिर पैसे लेना। लाइक अभी हमने कुछ टाइम पहले चल रहा था इशू LIC का, है ना, LIC के शेयर सेल करने की, प्राइवेटाइजेशन की, इन सब की बात चल रही थी। तो LIC है किसका, गवर्नमेंट, ठीक है। अगर गवर्नमेंट इसको सेल करेगी तो मुझे बताओ गवर्नमेंट के पास पैसा आएंगे नहीं आएंगे, पैसा आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास में पैसे आ जाएंगे, बोरोइंग करेगी तब भी पैसा आ जाएंगे गवर्नमेंट के पास। तो इस वे से गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी जो डिसइन्वेस्टमेंट करके, मतलब अपनी कोई असेट को सेल करके, डिसइन्वेस्ट करके जो पैसा लेके आती है, तो उससे भी ये रेवेन्यू डेफिसिट को क्या करती है, फाइनेंस करती है, पैसा लगाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आप कमेंट में दोगे कि ये जो LIC का क्या किया है इसने, शेयर सेल किए गवर्नमेंट ने, है ना, प्राइवेट लोगों को, तो इसके पास में रिसीट आया है। ये कौन सी रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? इसको वीडियो पॉज करके आंसर दे देना, बिकॉज इसके रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास शायद। अब आगे देखो, रेवेन्यू डेफिसिट कैन बी फाइनेंस्ड विद, तो डिसइन्वेस्टमेंट से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बोरिंग से हो सकता है, बिल्कुल होगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, A, B नहीं C, बोथ ऑफ द अबव। ओके, दोनों आंसर आपके यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन बन जाएगा C आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से तो नहीं, बहुत टाइम है हमारे पास। चलो देखो, गवर्नमेंट प्रिपेयर डैश बजट, गवर्नमेंट कौन सा बजट प्रिपेयर करती है इन टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। पहले तो इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन मतलब जो अभी है, जो कभी भी ख़त्म नहीं हुई, वही है इन्फ्लेशन। मतलब क्या, सिंपल वर्ड्स में महंगाई, जब चीज़ों की रेट बढ़ती जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती है, जैसे अभी हो रहा है ना, खाने का देखो, फ्रूट का देखो, वेजिटेबल्स का देखो, पेट्रोल का देखो, किसी भी चीज़ का देखो, प्राइस इंक्रीज ही हो रही है। तो ये क्या सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन की सिचुएशन। अच्छा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में ये पूछ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो किस टाइप का बजट प्रिपेयर करेगी, तो भाई ये तो हमको देखना पड़ेगा। चलो देखो, बजट के टाइप क्या होते हैं, मेजरली बजट के 2 टाइप्स हैं। कौन से है, जो यहीं लिखे वही है, डेफिसिट एंड सरप्लस बजट। देखो, डेफिसिट बजट एंड सरप्लस बजट, सरप्लस बजट में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के पास में जितना बजट होता है ना, उससे मतलब कुछ पार्ट वो अपने पास बचा के रख लेती है, सारा का सारा स्पेंड नहीं करती है, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि गवर्नमेंट के पास 5 करोड़ का बजट है, इतना छोटा बजट नहीं होता है गवर्नमेंट का, ये एग्जांपल है। तो इस केस में वो क्या करे, गवर्नमेंट ये 5 करोड़ का जो उसने बजट बनाया, ये पूरा का पूरा एक्सपेंस नहीं कर रही है, कुछ रुपए उसने क्या कर लिया, अपने पास में बचा लिए, ठीक है। लाइक लेट्स सपोज एक्सपेंस उसने किए 3 करोड़ और 2 करोड़ जो हो गए वो उसने अपने पास में रख लिए। ये होता है कौन सा, सरप्लस बजट। ऑन दी अदर हैंड डेफिसिट बजट, मतलब डेफिसिट बजट क्या होता है, लाइक 5 करोड़ हमारे यहाँ पे भी बजट है, हमने क्या किया, हमने 6 करोड़ खर्च कर दिए, 6 CR का क्या कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, ठीक है। और सेविंग कुछ भी नहीं है, डेफिसिट है, घाटा है ये हमारा, है ना, जो अभी हमने ऊपर देखा था कि रेवेन्यू आपकी कम है और आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए, तो डेफिसिट हो गया आपको, वही वाली चीज़। तो ये इस केस में होता है। अब देखो, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन टाइम में क्या करे, देखो ऐसा है बच्चों, मतलब बच्चों तो क्या, लर्नर्स, ऐसा है कि इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में भाई बहुत महंगाई बढ़ रही है मार्केट में, ठीक है। इसको कम करने का एक रास्ता होता है कि गवर्नमेंट मार्केट में ना पैसा थोड़ा कम कर दो। अगर मार्केट में पैसा कम होता है ना, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। वापस सुनना ध्यान से, मार्केट में अगर पैसा बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए इन्फ्लेशन आती है मार्केट में, ठीक है। अगर मार्केट में से पैसा थोड़ा कम कर दो तो क्या होगा, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। समझे इस चीज़ को। अब आगे देखो, इसको और भी डिटेल में हम समझेंगे आगे क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे देखो, डेफिसिट बजट और सरप्लस बजट, 2 चीज़ों की बात हो रही है। अगर हम क्या करें, अगर हम सरप्लस का बजट बनाए, मतलब 5 करोड़ में से हमने अगर खर्चा किया, तो खर्चा करके 5 करोड़ कहाँ आएंगे, मार्केट में आएंगे, ठीक है। बट मार्केट में आएंगे तो मैम इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या करें, कम लेके आए मार्केट में, ठीक है। आपकी बात मान लेते हैं, तो गवर्नमेंट ने आपकी बात मान ली और गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, हम 3 करोड़ का ही खर्चा करें, बाकी के 2 करोड़ जो है वो हम मार्केट में खर्चा करके नहीं लेके आ रहे हैं, हम अपने पास रख लेते हैं एज सरप्लस, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका सरप्लस बजट बन गया। तो सरप्लस बजट कब बनाना चाहिए भाई, इन्फ्लेशन के टाइम पे बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि भाई महंगाई है, मार्केट में से अगर पैसा कम करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगी। जब गवर्नमेंट सरप्लस बजट बनाएगी तो क्या होगा, वो सारा पैसा मार्केट में नहीं लेके आएगी, तो कुछ पैसा जो है मार्केट में कम आएगा, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगी। दूसरा, डेफिसिट बजट कब बनाएगी, इसको भी सुन लो। तो भाई इन्फ्लेशन में अगर सरप्लस बजट बनाया तो इसी का उल्टा जो होता है, इसी का जो रिवर्स होता है वो होता है डिफ्लेशन, है ना। जब मंदी जिसको बोलते हैं कि भाई मार्केट में चीज़ों की प्राइस भी कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बहुत ख़राब हालत चल रही है, जैसे अभी चल रही है ना, GDP गिरे जा रही है, तो ये वाली कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, डेफिसिट बजट बनाएगी। अब डेफिसिट नाम से बड़ा अजीब सा लगता है, पर डेफिसिट सही है एक्चुअली इसका नाम, है ना। क्यों, इसलिए कि गवर्नमेंट ने बजट पास किया था 5 करोड़ का। अब
मार्केट में तो क्या, हमारे पूरे वर्ल्ड में ही कोविड है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, तो क्या करें? एक काम करते भाई, बजट तो हमने 5 करोड़ का ही बनाया था, अब हम अलग से ऑक्सीजन प्लांट्स, वेंटिलेटर्स, वैक्सीनेशन का खर्चा कैसे उठा सकते हैं? क्या ऐसा बोल सकती गवर्नमेंट? नहीं, वो बोलेगी भाई कहीं से भी लेके आना है, 10 करोड़ का खर्चा है तो भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका डेफिसिट बजट हुआ, जो किस केस में बनता है? आपके डिफ्लेशन के केस में बनता है, और कुछ प्रॉब्लम आती है तब तो बनाना ही पड़ता है, उसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर इन्फ्लेशन के केस में क्या बनेगा? सरप्लस बजट बनेगा, वुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ भाई, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं होती है। एक और भी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है हमारा, जो है आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई क्योंकि मनी से रिलेटेड सारी की सारी मतलब चेंजेस करके चीज़ों को कंट्रोल करता है, तो ये हमारी मॉनिटरी अथॉरिटी है। ठीक है, मनी से रिलेटेड सब कुछ करेगा। तो आरबीआई जो भी पॉलिसी बनाता है उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ऑन दी अदर हैंड ये बजट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है ये गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट था यहाँ पे, एक्स्ट्रा नॉलेज। आगे देखते हैं 6th क्वेश्चन। The difference between fiscal deficit and interest payment is very good, very nice question is there. फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट। देखो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट बहुत सिंपल सी चीज़ है, टोटल रेवेन्यू जितनी हुई है हमको किसको? मुझे नहीं, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो स्पेलिंग ठीक है, अब यहाँ समझ लेना। टोटल जो रेवेन्यू हुई है हमारी और टोटल जो एक्सपेंडिचर है, इसका जो डिफरेंस है वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है, आई थिंक आई हैव रिटन इट रिवर्स। टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर है माइनस टोटल रिसीट्स, इनका जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, इसका क्वेश्चन आगे आएगा। रेवेन्यू डेफिसिट तो हमने देख लिया था, ये आपका फिस्कल डेफिसिट हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो ज़्यादा है हमारी टोटल रेवेन्यू से, मतलब कुल जो हमारी इनकम हो रही है जिसमें रेवेन्यू रिसीट भी आ गई और आपकी कैपिटल रिसीट भी आ गई। ठीक है, उन दोनों को मिला के भी जो हमारी टोटल रेवेन्यू हो रही है ना वो कम है, किससे? टोटल एक्सपेंडिचर से। ठीक है, तो ये आपका क्या मिलके बनाता है? फिस्कल डेफिसिट। अच्छा मुझे बताओ, मैं आपको बताती हूँ एक बात, फिर आप मुझे बताना। टोटल रेवेन्यू के अंदर आपको पता है ना कैपिटल रिसीट जो होती है उसमें बोरोइंग्स भी आती हैं, मतलब गवर्नमेंट जो बोरो कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट करके अपने रेवेन्यू डेफिसिट को फुलफिल करने वाली थी ना, तो उसके लिए पैसा कहाँ से लाई? आपके डिसइन्वेस्टमेंट करके लेके आई, बोरोइंग करके लाई, तो ये इससे पैसा आया ना, तो रिसीट तो है, बट कौन सी रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? तो रेवेन्यू रिसीट तो बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, रेवेन्यू रिसीट वो है जो क्या होती है? रेगुलर बेसिस पे होती है। क्या गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पे हर महीने हर हफ्ते बोरो करती रहती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती रहती है? नहीं, तो ये आपकी रेवेन्यू रिसीट नहीं है, कैपिटल रिसीट है। ठीक है, जो आपकी डिसइन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें कैपिटल रिसीट के अंडर आती है। तो कैपिटल रिसीट तो नहीं, बट जो हम बोरोइंग करते हैं ना वो हम टोटल रेवेन्यू में वो नहीं करते हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी। जब आप फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट कर रहे हो तो जो आपकी बोरोइंग करके आप पैसा लेके आए हो उस बोरोइंग को हम टोटल रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं मैम? तो इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हमको पता चले कि जो हमारी टोटल एक्सपेंडिचर जितने हमको खर्चे करने हैं उसमें से हमारी जो एक्चुअल में इनकम हुई है, एक्चुअल में जो रेवेन्यू आई है, तो अब कितना एक्स्ट्रा हमारा खर्चा है उसके लिए हम क्या करके लेके आएंगे? उसके लिए हम लोन लेके आएंगे। ठीक है, तो ये बताता है फिस्कल डेफिसिट कि आपकी लोन की रिक्वायरमेंट्स कितनी है, आपको कितने रुपए का लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि रेवेन्यू कम है आपकी। लोन के अलावा जितने भी तरीके से आपके पास रेवेन्यू आई है वो आपकी कम है, किससे है? एक्सपेंडिचर से। तो बाकी का खर्चा तो करना पड़ेगा ना, एक्सपेंडिचर है तो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कैन नॉट से नो। तो उसके लिए गवर्नमेंट कहाँ से बोरो करके लेके आएगी, कितनी रिक्वायरमेंट है बोरिंग की, वो कहाँ से पता पड़ेगा? फिस्कल डेफिसिट से पता चलेगा। अब क्या बोल रहा है ये आगे देखो, ये बोल रहा है कि अगर इस फिस्कल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट भी क्या कर दें? डिफरेंस, मतलब माइनस कर दें, डिफरेंस कर दें, तो वो आपका कौन सा डेफिसिट बताएगा? तो भाई देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर होगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। मतलब क्या है? देखो गवर्नमेंट ने लोन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है चलो है तो है, अच्छी बात है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पिछले ईयर्स भी कुछ लोन वगैरह लिए होंगे, तो उसके लिए वो इंटरेस्ट पे करती होगी, बिल्कुल करती है, हमारी कंट्री भी करती है और बहुत सारी कंट्रीज़ करती है ना। हमने जो लोन ले रखे हैं उस पर हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो अगर हम बोले कि हमारी लोन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या होता है, वो कुछ नहीं होता मैम, वो होता है फिस्कल डेफिसिट। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप भी समझ लो अब। ओके बेटा, सो नाउ फिस्कल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को भी माइनस कर दें
है ना। तो अब आपके पास जो बचेगा वो है प्राइमरी डेफिसिट, कि भाई इस साल आपको कितना नुकसान हुआ है एक्चुअल में। अगर आपकी इंटरेस्ट पेमेंट भी हम आपकी बोरिंग रिक्वायरमेंट से हटा दें तो आपको कितना लॉस हुआ है, ठीक है। तो वो आपको कहाँ से पता पड़ता है, वो आपको पता चलता है आपके प्राइमरी डेफिसिट से। तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स इज इक्वल्स टू प्राइमरी डेफिसिट, याद कर लेना इस चीज़ को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ प्रोग्रेसिव टैक्स। अरे बाबा, हमारा इनकम टैक्स है ना इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट, ठीक है, बट इसको आगे भी समझेंगे, आपका आंसर नहीं है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, देखो अगर मैं बोलूँ कि भाई आपकी इनकम अगर 2 करोड़ है, ये एग्जाम्पल है, 2 करोड़ नहीं, इसको 2 लाख ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वरना आप भी देखोगे क्या। 2 लाख है तो भाई हम बोल रहे हैं आपको 10% आपकी इनकम का टैक्स देना है, ठीक है। हम बोलें कि भाई अगर 5 लाख या उससे ऊपर है आपकी इनकम तो आपको 20% टैक्स देना है। आपकी इनकम अगर 10 लाख और उसके अबव है तो आपको 30% टैक्स देना है। तो ये जो आप देख रहे हो ना टैक्स रेट में जो चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस तो क्या इंक्रीज़ हो रहे हैं, सीधा सीधा पता चल रहा है। तो ये जो आपका जो इनकम या फिर जिस भी बेसिस पे आप टैक्स लगा रहे हो वो जब इंक्रीज़ होती है और उसके साथ साथ आप अपनी टैक्स की रेट्स को भी क्या करते जाते हो, इंक्रीज़ करते जाते हो, तो ये होता है हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स, जो हमारे इनकम टैक्स के केस में लगता है कि भाई इस स्लैब में अगर आप हो 2 लाख एंड 5 लाख के बीच में तो आपको इतना देना है, फिर इससे आगे पीछे है तो इतना देना है, और ऊपर है इससे इनकम तो इतना देना है। तो ये क्या होता है, आपका प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। क्लियर। कब लगता है ये लगता ही रहता है, बहुत बार इनकम टैक्स पे लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स जो अभी बताया था, डायरेक्ट टैक्सेस के केस में जो मोस्टली होता है वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स पे भी प्रोग्रेसिव टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनीज के प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स, इन पे भी क्या लगता है, प्रोग्रेसिव टैक्स लगता है। सो बोथ आर करेक्ट, डी वुड बी द करेक्ट आंसर, मतलब बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू, फिस्कल डेफिसिट अभी बात की थी, किसके बराबर है, अभी बताया था। अब सुनो, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आपको, आप एक बार देखो इसको। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा, मैम क्या होता है, जल्दी बता दो, वो होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू का डेफिसिट। यहाँ पे भी रेवेन्यू, यहाँ पे भी रेवेन्यू, तो इसका जो डेफिसिट होगा रेवेन्यू डेफिसिट। अगला देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट। कैपिटल कैपिटल है दोनों जगह, तो कैपिटल डेफिसिट होगा, कैपिटल डेफिसिट होगा क्या, नो, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। ओके, सो वो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट देखो, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। ये मैम आपने अभी बताया था कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट जो होता है वो आपका फिस्कल डेफिसिट होता है, बट यहाँ पे हमने एक और चीज़ को डिस्कस किया था, दैट इज एक्सेप्ट बोरोइंग। बोरोइंग को हम रिसीट का पार्ट कंसीडर नहीं करते हैं जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपका सी नहीं होगा आंसर, आंसर होगा करेक्ट डी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट बट एक्सेप्ट द बोरोइंग्स। क्लियर, ठीक है। जल्दीबाजी में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या, हम लोग भी मे बी कभी कभी हो जाए कि हम पूरा पढ़े बिना, ठीक है ये तो टोटल टोटल दिख रहा है चलो करेक्ट कर दो, नहीं ऐसा कभी भी मत करना, पूरा पढ़ना, एक्सेप्ट बोरोइंग होती है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इफ गवर्नमेंट रिसीव्स रेवेन्यू बाय डिसइन्वेस्टमेंट देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ, अभी जस्ट बताया था है ना, डिसइन्वेस्टमेंट हमारा जो है वो किसका एग्जाम्पल था, वो था आपका कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल, कैपिटल रिसीट का ही था। नहीं, हाँ नहीं, थिंक अबाउट इट। डिसइन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो वो किसका एग्जाम्पल बनेगा, रेवेन्यू रिसीट का, आपकी कैपिटल रिसीट का, बोथ ऑफ द अबव, या फिर प्राइमरी रिसीट। देखो प्राइमरी रिसीट तो कुछ होता ही नहीं है, ये क्यों दिया है आपको, ये दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। ये आपको क्यों दिया है, आपको दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो ये तो गलत आंसर है। बोथ ऑफ द अबव देखना पड़ेगा। रेवेन्यू रिसीट मुझे बताओ, रेवेन्यू रिसीट जो है वो आपकी एक तो रेगुलर बेसिस पे होती है, पहली बात। दूसरी बात ये एग्जाम्पल क्या दिया था यहाँ पे, टैक्स, क्या टैक्स से लाइबिलिटी जो है बनती है आपकी, क्रिएट होती है, नहीं बनती, ठीक है। क्या यहाँ पे आपकी असेट जो है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, नहीं आते, तो ये तो आपका नहीं है। यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपकी जो असेट है वो रिड्यूस होनी चाहिए, एंड वी आर अवेयर कि रेवेन्यू रिसीट में असेट जो है डिक्रीज नहीं होती, तो क्या कैपिटल रिसीट में होती है। अभी जस्ट एग्जांपल दिया था आपको किसका, LIC का, वो किसका एग्जांपल था, वो इसी का एग्जांपल था, है ना। LIC के शेयर्स अगर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को सेल कर रही है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि शेयर्स भी क्या होते हैं, असेट होते हैं ना, वैल्यूएबल चीज़ है तो असेट है, और उनको सेल कर रही है किसी को,
तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा जब भी आएगा वो किसका पार्ट बनेगा, कैपिटल रिसीट का पार्ट बनेगा। तो कैपिटल रिसीट वो रिसीट है जो क्या करेगी, या तो आपकी कोई ना कोई लाइबिलिटी को क्रिएट करेगी या फिर एसेट को रिड्यूस करेगी। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मैं आपके लिए हटा देती हूँ, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। लास्ट देखो, प्रॉफिट अर्न बाय, अब देखो LIC का नाम देखते ही जल्दी से उस पर टिक मत कर देना, कैपिटल रिसीट पे पढ़ो क्या लिखा है। प्रॉफिट मतलब इनकम, किसकी, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को अगर कोई इनकम मिल रही है तो क्या उसकी कोई लाइबिलिटी बनती है फाइनेंशियल लाइबिलिटी की, भाई मुझे इस इंस्टीट्यूट से इनकम मिल रही है तो मेरी कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी है इसके लिए, बिल्कुल भी नहीं, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, ठीक है। तो असेट रिड्यूस हो रही है क्या, भाई मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मेरी असेट कहाँ से रिड्यूस होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये किस केस में होता है, ये होता है आपका रेवेन्यू रिसीट के केस में, है ना। एग्जाम्पल क्या था, नॉन टैक्स रेवेन्यू था ना, उसमें ये भी आते हैं कि गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, फर्म्स होती है या फिर बिजनेसेस होते हैं, उनमें जो भी प्रॉफिट आता है वो भी आपका रेवेन्यू रिसीट का पार्ट बनता है। तो यहाँ पर रेवेन्यू रिसीट आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करके जाना है, ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट सीरीज़ में बात करेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिलेटेड टू योर बजट। बाय बाय एवरीवन, टिल देन।